जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। तो आओ हम अध्ययन करते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित व निर्मित है। ये कठोर संविधान है। यह संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ये गणतंत्रवादी संविधान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण है। यह बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय है। मूल अधिकार यहाँ के संविधान में है। समाजवादी दर्शन पर आधारित संविधान है। विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। यहाँ पर न्यायपालिका अपेक्षाकृत कमजोर है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये प्राचीनतम गणराज्य भी है। लिखित निर्मित यानी इनेक्टेड एडॉप्टेड संविधान है। देखिए, इस संविधान का निर्माण एक आयोग द्वारा किया गया जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बना था और उसी के द्वारा फिर इसको संसद ने और पूरे देश की जनता ने स्वीकृत किया। और ये लागू कब हुआ? 12 सितंबर 1848 को। इसमें फिर व्यापक संशोधन हुए 1874 को। वर्तमान में जो संविधान लागू है वो 8 अप्रैल 1999 को अंगीकृत हुआ, लागू हुआ 1 जनवरी 2000 से। इसमें 196 धाराएं और 4 अध्याय हैं और ये 6 टाइटल या 6 खंडों में विभक्त है। जो वर्तमान संविधान है वो 8 अप्रैल 1999 को अंगीकृत हुआ और जो लागू हुआ वो 1 जनवरी 2000 को लागू हुआ। और वर्तमान संविधान में 196 धाराएं हैं और इसमें 4 अध्याय और 6 टाइटल हैं। 6 टाइटल हैं। चल रही है आगे। कठोर संविधान। ये संविधान कठोर है। कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें संशोधन एक विशेष और जटिल प्रक्रिया से होता है। इसमें संशोधन एक विशेष और जटिल प्रक्रिया से होता है। ये प्रक्रिया क्या है? किसी भी प्रकार का संशोधन या तो संसद में या आरंभक, इसको इनिशिएटिव, जिसमें कि 1 लाख लोगों के द्वारा प्रारंभ हो, के माध्यम से ही प्रस्तावित हो सकता है। 2 बातें, संशोधन केवल 2 माध्यमों से हो सकता है। संशोधन की शुरुआत या तो संसद में हो या फिर स्विट्जरलैंड की जनता में से 1 लाख लोग संशोधन का प्रस्ताव रखें कि हमें संशोधन करना है, तो संशोधन की शुरुआत होगी। और जब संशोधन, कोई भी संशोधन केवल तभी स्वीकृत होता है जब जनमत संग्रह, या इसको हम रेफरेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंडम के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा और कैंटनों के द्वारा उसे स्वीकृत कर लिया जाए। एक कठिन है क्योंकि इसमें संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें संशोधन संसद के द्वारा, जनता के द्वारा और कैंटनों के द्वारा होता है, तब जाके कोई भी संशोधन हो पाता है। ये देखने में तो बहुत जटिल है और इसमें संशोधन भी अब तक बहुत कम हो पाए हैं, इसलिए भी ये कठोर संविधान कहलाता है।
आगे है इसका संघात्मक स्वरूप। ये संघात्मक है। संघात्मक का मतलब जहाँ पर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो। अब जो 1848 का संविधान था वो भी संघात्मक था, लेकिन उसमें कॉन्फेडरेशन शब्द का वर्णन था, जबकि इसमें जो नया संविधान है इसमें स्पेशली फेडरेशन शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी स्विस एक संघीय राज्य है। क्या है? एक फेडरेशन है। तो ये फेडरेशन किसका है? टोटल 23 कैंटनों का। कितने कैंटन? 23। ये फेडरेशन है 23 कैंटनों का, जिसमें 20 फुल और 6 हाफ कैंटन हैं। 6 हाफ, तो 6 हाफ का 3 हो जाएंगे, इसलिए कुल 23 कैंटन माने जाते हैं। नए संविधान में इसको स्पष्ट रूप से स्विस संघ कहा गया है। यानी इसके संघात्मक लक्षण को नए संविधान संशोधन में और मजबूत किया गया है। और एक संघ बनाने का उद्देश्य एक मजबूत और शक्तिशाली संघ का निर्माण, जिसमें संघ की एकता बनी रहे। इसका मूल उद्देश्य सोलिडरिटी है। सोलिडरिटी मतलब एक समान और साझा उद्देश्य जब होते हैं, चाहे जिसमें अलग जाति, अलग धर्म, विविधताओं के लोग रहते हों, पर उनका एक ही उद्देश्य हो, तो वो सोलिडरिटी कहलाती है। जैसे स्विट्जरलैंड के लोगों का एक उद्देश्य है कि स्विट्जरलैंड मजबूत और एक शक्तिशाली संघ हो। अब ये इसमें संघात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण हैं हम देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघ है। कैसे? क्योंकि स्विट्जरलैंड में अब कैंटन संप्रभु नहीं है। पहले कैंटनों को संप्रभुता दी गई थी, जबकि अभी जो नए संविधान में कैंटन संप्रभु नहीं है। यानी पहले कैंटन भी संप्रभु थे और संघ भी संप्रभु था। ना तो कैंटनों को मिटाया जा सकता, ना संघ को मिटाया जा सकता। लेकिन वर्तमान संविधान में जो संप्रभु कैंटन संप्रभु नहीं है, और संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जहाँ विभाजन होता है, संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जहाँ शक्तियों का विभाजन पाया जाएगा वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होना जरूरी है। लिखित एवं कठोर संविधान, जब संविधान सर्वोच्च हो और शक्तियों का विभाजन हो तो संविधान का लिखित होना भी जरूरी है। शक्ति विभाजन वहाँ पर अमेरिका की तरह किया गया है। अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। अमेरिका में शक्तियों को केंद्र, राज्य और समवर्ती विषय में विभाजित किया गया है। वहाँ पर शक्ति विभाजन में क्या किया गया है कि संघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है। जो केंद्रीय महत्व के विषय थे वो संघ को सौंप दिए गए हैं और वो संविधान में लिख दिए गए हैं। इसी प्रकार से समवर्ती, यानी जो केंद्र और राज्य दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं, उनका भी वर्णन कर दिया गया है। और बचे गए विषय कैंटनों को सौंप दिए गए हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जो शक्ति विभाजन है वो अमेरिका की तरह पे है। उच्च सदन में सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व, जिस प्रकार अमेरिका की सीनेट में वहाँ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी वहाँ के सभी कैंटनों को वहाँ के उच्च सदन में, वहाँ का उच्च सदन भी सीनेट है, सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक कैंटन से 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जबकि प्रत्येक कैंटन से 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे और हाफ कैंटन से 1 प्रतिनिधि। कैंटनों का अलग संविधान होगा। स्विस संघीय न्यायालय को कैंटनों की विधियों पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। ये था विशिष्ट संघात्मक स्वरूप। गणतंत्रवादी स्वरूप, स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। वहाँ पर 1291 से ही एक गणतंत्र है, गणराज्य है। अब गणतंत्र क्यों है?
क्योंकि वहाँ बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, और बहुल कार्यपालिका यानी वहाँ पर जो सर्वोच्च शासन है वो बहुल कार्यपालिका का है, और बहुल कार्यपालिका का निर्वाचन होता है, जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। जिस प्रकार से हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक, उसका निर्वाचन होता है, वो चुना जाता है, इसलिए हम गणतंत्र हैं। उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी वहाँ की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है, और वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुनी जाती है। और वहाँ पर स्विट्जरलैंड में सभी राजनीतिक संस्थान चुने हुए हैं, वहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसके साथ साथ और जो महत्वपूर्ण बात है, वहाँ पर आम जनता आरंभक और जनमत संग्रह के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। चूँकि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बोलबाला है, प्रचलन है, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र और स्विट्जरलैंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो आधुनिक उपकरण हैं वो आरंभक और जनमत संग्रह हैं, वो वहाँ आज भी प्रचलित हैं। आरंभक और जनमत संग्रह के माध्यम से आम जनता कानून के निर्माण में सीधे सीधे भाग लेती है, और यही अपेक्षा कैंटनों से की जाती है। संविधान में ये वर्णन है कि कैंटनों में भी लोकतांत्रिक संविधान होगा। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में गणतंत्र है। वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर। लोकतंत्र और स्विट्जरलैंड एक दूसरे के पूरक हैं। सन 1848 से ही आरंभक और जनमत संग्रह जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधुनिक उपकरण वहाँ पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मानेंगे, चूँकि जो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था उस रूप में तो आज वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं आरंभक, जनमत संग्रह, और कुछ राज्यों में एक लैंड सजीमेंट नाम की पद्धति भी प्रचलित है। तो जनमत संग्रह क्या होता है, जिसको हम रेफरेंडम बोलते हैं। जनमत संग्रह के दो हैं अंग्रेजी, एक प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। यहाँ हमारा मतलब रेफरेंडम से है। रेफरेंडम के माध्यम से लोगों को संसद के बनाए गए किसी भी कानून और संवैधानिक संशोधन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होता है। संवैधानिक संशोधनों के लिए जनमत संग्रह आवश्यक होता है, यानी जब संविधान में कोई भी संशोधन होगा वो बिना रेफरेंडम के नहीं हो सकता। जबकि संसदीय कानूनों के लिए, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए ये ऐच्छिक होता है, जनमत संग्रह ऐच्छिक होता है। या ये तब होता है जब स्विट्जरलैंड की एक निश्चित संख्या यानी 50,000 लोग ऐसी मांग करें कि किसी संसदीय कानून पर जनमत संग्रह होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय वहाँ पे पाया जाता है। देखिए वहाँ पर दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय और अध्यक्षात्मक किस प्रकार से? स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट संबंध है, ये लक्षण है संसदीय व्यवस्था का। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट संबंध है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के बहसों में या विचार विमर्श में हिस्सा ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के, स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये दोनों लक्षण संसदीय शासन व्यवस्था के हैं। कौन से हैं दोनों लक्षण? पहला है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट संबंध है। क्या निकट संबंध है? पहला, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका की बहसों में भाग ले सकते हैं, और स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण से, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं? कि संघीय सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है।
इसके खिलाफ वोटिंग नहीं हो सकती। संघीय सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। वैसे संसदीय शासनों में संघीय सरकार जो है वो संघीय कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका में से जब वो बहुमत खो देती है, विश्वास खो देती है, तब वो वोटिंग के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित किया जा सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार का कार्यकाल निश्चित है। जिस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वहाँ सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी इसके खिलाफ वोटिंग नहीं हो सकती। ये बहुल कार्यपालिका है। इसका निर्माण सभी पार्टियों से ने मिलकर किया होता है। एक ऐसी कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका। निर्माण सभी पार्टियों से मिलकर होता है, और ये संघीय संसद को भी भंग नहीं कर सकती है, यानी ये भी संसद को भंग नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से क्या है, संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का उदाहरण है। मौलिक मूल अधिकारों का समावेश। यहाँ के संविधान में अधिकार पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हर एक लोकतांत्रिक संविधान में अधिकार होते हैं, तो यहाँ के नए संविधान में भी अधिकारों को और विस्तारित किया गया है और व्यापक भी किया गया है। तो नए संविधान में अधिकारों का क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। नए संविधान के टाइटल 2, नए संविधान में टोटल 6 टाइटल हैं, और नए संविधान के टाइटल 2 के चैप्टर 1 और 2 दोनों में तथा अनुच्छेद 7 से 40 तक मूल नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान कुल 34 अधिकारों को प्रदान करता है और उनकी गारंटी भी देता है। मानव की गरिमा का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकार संविधान में प्रदान किए गए हैं और उनकी गारंटी भी दी गई है। इस प्रकार से वहाँ पर एक प्रकार से व्यापक मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। इसलिए ही एक विस्तृत संविधान है। समाजवादी लक्ष्य। इसके संविधान, नए संविधान में भी समाजवादी लक्ष्यों का समावेश किया गया है, जिनको टाइटल 2 के चैप्टर 3 के आर्टिकल 41 में, इनको आप ऐसे ही मान सकते हो जैसे भारत के संविधान के अध्याय 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों के समान हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन देना, जो डिसेबल्ड नागरिक हैं उनको सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी, परिवार की सुरक्षा, पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर, काम की उत्तम दशाएं, शिक्षा और बच्चों और युवाओं को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये सब समाजवादी लक्ष्य हैं जो वहाँ के संविधान में दिए गए हैं। और ये वहाँ का संविधान विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। किसमें? विभिन्नता में एकता का प्रतीक किस प्रकार से है, आओ देखते हैं। स्विट्जरलैंड इतना छोटा देश है, इतना छोटा देश है कि उसका क्षेत्रफल भारत के केरल राज्य, उसका क्षेत्रफल भारत के केरल राज्य की तुलना में 1/3 से भी कम है। इतना छोटा देश होते हुए भी इसमें जाति, भाषा, धर्म की काफ़ी विविधता है। 3 अलग अलग भाषाएं बोलने वाली 3 जातियां हैं, फिर भी इन लोगों की कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषाभाषी हैं। 1% व्यक्ति रोमांस नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। यही बात धर्म के विषय में भी है। अधिक लोग प्रोटेस्टेंट मत के हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों में बहुत संख्या
कैथोलिकों की है। अतः ऊपर से देखने में लगता है कि स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीयता का मूल तत्व विद्यमान नहीं है, लेकिन व्यवहार में सिर्फ जनता अपने आप को एक राष्ट्र मानकर गौरव का अनुभव करती है। संविधान गौरव का प्रतीक है। हमारे देश की तुलना में लगभग 1% जनसंख्या वाले इस राज्य के द्वारा 4 भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाना स्विस संविधान और शासन की उल्लेखनीय व्यवस्था है। एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका का अभाव। स्विट्जरलैंड में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका नहीं पाई जाती है। ये एक तरह से स्विट्जरलैंड का उच्चतम न्यायालय है। इसके न्यायाधीशों का निर्वाचन पार्लियामेंट के द्वारा 6 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से इनके पुनर्निर्वाचन में भी एक मतता पाई जाती है, इसलिए इनका कार्यकाल खूब लंबा हो जाता है और इनके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको संघीय कानून को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इनको अपने काम की वार्षिक रिपोर्ट संसद के सम्मुख रखनी होती है। इसलिए यहाँ की जो न्यायपालिका है वो भारत की तरह नहीं है। यहाँ की न्यायपालिका द्वितीयक महत्व रखती है, ना कि प्राथमिक। स्विस क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का, संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। देखिए, स्विट्जरलैंड में जो न्यायपालिका है वो थोड़ा कम महत्व रखती है, परंतु ये संघीय क्षेत्र में तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव पाया जाता है और कैंटनों में या इसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। स्विस संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार केवल आंशिक रूप से ही देता है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे संघीय न्यायाधिकरण भी कहा जाता है, क्या संघीय न्यायाधिकरण भी कहा जाता है, कैंटनों के कानूनी और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, पर संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और संघीय प्रशासन के कार्यों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी इसको जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो है केवल और केवल किस में है? कैंटनों के क्षेत्र में है, राज्यों के क्षेत्र में है, संघ के क्षेत्र में नहीं है। तो ये थी संविधान की विशेषताएं। और भी कुछ विशेषताएं। स्विट्जरलैंड एक मान्यता प्राप्त तटस्थ राज्य है जो किसी भी गुट में और किसी भी प्रकार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होता है और इसकी तटस्थता को वैश्विक मान्यता प्राप्त है। यहाँ तक कि 2002 तक तो ये यूएनओ का सदस्य भी नहीं था और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी इन्हीं शर्तों पर है, तटस्थता की शर्तों के साथ ही है। इस प्रकार से एक तटस्थ राज्य है और यहाँ के नागरिकों को सैनिक सेवाएं अनिवार्य हैं। सैनिक सेवाएं जो नहीं दे सकते हैं उनको दूसरी सेवाएं जो संविधान में वर्णित हैं वो देनी पड़ती हैं। जो उनको भी नहीं दे पाते हैं उनके लिए कुछ टैक्सेस देने होते हैं। इस प्रकार से ये स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं थी। ओके, धन्यवाद।